देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं और लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे करते ही जा रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि इस बार बारिश में अब नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देंगे। सिर्फ इतना कहा ही नहीं है, इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनके डीजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कल वो जाएंगे बस्तर और अबूझमाड़ में, वहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे, उन जवानों से मिलेंगे जो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ जब सवाल उठता है कि चैन से सोने नहीं देंगे, तो कैसे चैन से सोने नहीं देंगे, ये बताएंगे संजय भैया जो हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए हैं। संजय भैया, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है और अब बारिश में भी नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देंगे, ये कैसे होगा, ये बताइए। देखिए, अमित शाह से पहले इस बात को सीएम साय ने भी कहा था कि इस बार मानसून में भी ऑपरेशंस नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेंगे। और इस पे हमने पहले एक बहुत डिटेल्ड स्टोरी की थी सौरभ, जिसमें हमने ये बताया था कि आखिर मानसून के वक्त ये ऑपरेशन करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है और क्यों हर बार, चाहे सीएम साय की बात की जाए या गृह मंत्री विजय शर्मा की बात की जाए, और अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसके पीछे सबसे बड़े कारण जो है वो यही है कि बस्तर में ऐसे इलाके जो नक्सलियों के कोर जोन है या मजबूत गढ़ हैं, जिस पर अभी मुख्य रूप से हम देखते हैं, पहला इलाका है अबूझमाड़ का और दूसरा इलाका है इंद्रावती टाइगर रिजर्व का। ये दोनों ही इलाके जो हैं ये दो बड़ी नदियों से घिरे हुए हैं। पहली है गोदावरी जो कि महाराष्ट्र की ओर बहती है, और दूसरी ओर इंद्रावती नदी जिसे बस्तर की प्राणदायिनी नदी कहा जाता है। लेकिन यही जो नदी है ये जब अपने उफान पे होती है तो ये एक बॉर्डर का काम करती है, जिसमें एक और नक्सली रह जाते हैं और दूसरी ओर फोर्स रह जाती है। खास तौर पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके की बात की जाए जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे में इंद्रावती नदी क्योंकि जब उफान पे होती है तो उस नदी को पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ये माना जाता है कि बारिश के वक्त ना ही नक्सली किसी तरह की मूवमेंट कर पाते हैं और ना ही फोर्स अब तक नक्सलियों के गढ़ में जाके कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे पाती थी। लेकिन पिछले 18 महीनों में हमने देखा है, यानी कि पिछली बारिश में भी हमने देखा है कि कैसे जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पिछले साल अक्टूबर महीने में हुआ थुलथुली का ऑपरेशन, जिसमें जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। इस ऑपरेशन के लिए जवान इंद्रावती नदी को पार करके गए थे और थुलथुली जो कि अबूझमाड़ के में मौजूद है गांव, वहां जाकर उन्होंने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। ये बस्तर का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यही वजह है कि इस बार भी सरकार और फोर्स की ही प्लानिंग है कि इस बार भी नक्सलियों को बारिश के मौसम में बहुत चैन नहीं देना है। एक बात ये बताइए, लगातार मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि मानसून में ऑपरेशन जारी रहेगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि मानसून जो बारिश के समय अब चैन से सोने नहीं देंगे, इसका मतलब है कि ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्या ये माना जा सकता है क्या कि नक्सलियों को बहुत हल्के में ले लिया गया है, क्योंकि ये वही नक्सली हैं जो लगातार एम्बुश लगा के कई जवानों पर भारी पड़े हैं, कई जवानों को नुकसान पहुंचाए हैं, उनके एम्बुश में कई जवान फंस के अपनी जान दिए हैं। और ऐसे में ये कितना सही है कि अपने प्लान को पहले से नक्सलियों को बता देना, इस पर बताइए कुछ। देखिए, इसे दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं सरकार के पास, फोर्स के पास बढ़ी है, जिसके जरिए फोर्स अब बारिश के मौसम में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर पा रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। संजू, थोड़ा लैपटॉप को अगर आप जूम करके दिखा पाएँ तो देखिए, मेरे लैपटॉप में आपको कुछ तस्वीरें नज़र आएगी। ये तस्वीरें हैं इंद्रावती नदी पे बने उन पुलों की जो कि आज़ादी के बाद पहली बार बन पाए हैं। अगर आप देखें तो छिन्नार में 2 पुल बने हैं जो तैयार हो चुके हैं। भैरमगढ़ के पास एक पुल बन रहा है जिसे सिंड्रा कहते हैं, जो पुल लगभग तैयार होने की स्थिति में है। इसके अलावा बेदरे के पास एक पुल बन रहा है। बेदरे सोचिए वही जगह है, आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में कुटरू के पास नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया था। तो इसके आगे अब जब बढ़ेंगे तो बेदरे पड़ता है। यहाँ भी एक ऐसा ही पुल तैयार किया जा रहा है। ये जो पुल हैं, ये पुल देखिए, मैं आपको इंद्रावती नदी भी दिखाता हूँ। ये नदी आपको फ़िलहाल, क्योंकि बारिश अभी शुरू ही हुई है, तो ये नदी आपको थोड़ी सूखी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन इस नदी की चौड़ाई देखिए, बहुत ही ये चौड़ी नदी है। और इंद्रावती नदी में जब बारिश होगी तो इस नदी को पार करना लगभग मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि इस बार सरकार इतने दावे से कह पा रही है कि हम बारिश के मौसम में भी ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, यही वो पुल था जो मैं आपको पुल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो पुल है ये छिन्नार का पुल है।
इसी पुल को पार कर पिछले साल अक्टूबर में जवान थुलथुली गए थे और थुलथुली में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इसी पुल से जवान वापस भी लौटे थे। तो जब इस तरह के पुल बन रहे हैं जो इससे पहले नहीं थे, तो यही वजह है कि इससे पहले इन ऑपरेशंस को अंजाम देना भी संभव नहीं था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पुल बन चुके हैं तो ऐसे में अब यहाँ पे संजय भैया एक बात ये होता है, क्या सिर्फ पुल इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके बन जाने से इतने बड़े बड़े ऑपरेशन पे जवान जा सकते हैं? क्या बारिश में और सारी समस्याएं नहीं होती? क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक है, बस्तर में पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, जहरीले सांप होते हैं, जंगल की स्थितियाँ अच्छी नहीं होती। तो क्या सिर्फ पुल एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से इतने बड़े ऑपरेशन की बात हो रही है, या और भी चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होगा? बिल्कुल सौरभ, सही सवाल पूछा आपने कि सिर्फ पुल बनने से ही ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। सरकार अब बहुत ही एग्रेसिव मोड पे है और अमित शाह ने जो पहले भी कहा था कि रूथलेस अप्रोच के तहत जो है नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। यही वजह है कि फोर्स भी अब लगातार बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। दूसरी ओर जो आपने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति जो है बस्तर की, ये बहुत ही चैलेंजिंग बना देती है ऐसे ऑपरेशंस को। ख़ास तौर पे जब हम इन इलाकों की बात करते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व या भूजमाड़ के, तो ये पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, अगर बहुत कम बारिश भी होगी तो इनमें पानी एक साथ उतरता है और उन नालों में पहुंचता है, जिससे इन नालों में बहाव जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अभी आपने नाला पार किया और वो नाला आपको सूखा नज़र आ रहा है, लेकिन अगले 5 या 10 मिनट में इस नाले पे बहुत तेज़ बहाव आ जाए। और हम ऐसे बहुत से विजुअल्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जिसे जवान खुद साझा करते हैं कि कैसे वो इन खतरनाक नालों को पार कर नक्सलियों के पास पहुंचते हैं। अब एक और बात आपने कही कि जहरीले सांप और जहरीले जो जीव जंतु हैं इस जंगलों में, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होते हैं। देखिए, और एक बड़ी चुनौती क्या है, आप जब भीग जाते हैं, आपकी ड्रेस जो जब भीग जाती है, तब आपको अपनी बंदूक को बचाना है कि वो ना भीगे। आपके पास जो गैजेट्स रखे हैं उसे बचाना है, क्योंकि आजकल तो जवान देखिए गैजेट्स लेके घूमते हैं। जवानों के पास ड्रोन है, ड्रोन के जरिए लगातार नज़र रखी जाती है। तो ऐसे में जवान बहुत ही चुनौतियों का सामना कर पहुंचते हैं नक्सलियों के गढ़ में, और ये चुनौती और बढ़ जाएगी जब तेज़ बारिश शुरू होगी। और आपने सही कहा कि बस्तर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो लोग बस्तर को करीब से जानते हैं उन्होंने देखा है कि कई बार तो बस्तर की बारिश 3-4 दिन तक लगातार चलती है, यानी 3-4 दिन तक यहाँ पे सूरज नहीं निकलता। तो ठीक बात है, आपका कंसर्न ठीक है, बहुत मुश्किल होगा ये चैलेंज, लेकिन हमारे जवान जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि वो सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और यही वजह है कि सरकार भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोली। देखिए, सरकार कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उन्हें अपने जवानों पर विश्वास है। उन्हें पता है कि उनके जवान जो हैं वो इतने ताकतवर हैं, इतने काबिल हैं कि वो नक्सलियों के गढ़ में बारिश में घुसकर भी जवानों बड़े पे सरकार को बहुत ज़्यादा सकते हैं। भरोसा है। और अमित शाह ने ट्वीट भी किया था जब बसव राजू के मारे जाने की खबर थी कि जवानों ने इतिहास रचा है और मैं उन जवानों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। और कल अमित शाह जा भी रहे हैं उन जवानों से मिलने, उत्साहवर्धन करने। लेकिन एक तस्वीर ये होती है, दूसरी तस्वीर ये है कि अब नक्सलियों के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है। एक तरफ वो सरेंडर कर नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ अब सिर्फ उनको लड़ना है। इसमें देखा गया ये है कि बसवा राजू के मरने के बाद लगातार नक्सली कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कोंटा का ब्लास्ट हो गया, कुछ ग्रामीणों को मारे हैं मुखबिरी के शक में, अब वो कहीं ना कहीं अपना बाउंस बैक कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे की परिस्थिति क्या होगी और अब आने वाली लड़ाई कैसे देखते हैं, आप ये समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बसव राजू के इनकाउंटर से पहले हम देख रहे थे कि नक्सली शांति वार्ता को लेकर बहुत बेदाब थे। नक्सली लगातार बैक टू बैक सरकार को पर्चे लिख रहे थे, चिट्ठियाँ लिख रहे थे कि किसी भी तरह से शांति वार्ता हो जाए। हमने ये भी देखा कि नक्सलियों के जो सिम्पथाइज़र हैं वो शहरों में बैठकर, हैदराबाद जैसे शहरों में बैठकर वो भी लगातार शांति वार्ता की बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बसव राजू का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद विकल्प का जो लेटर आया, उसमें उसने कहा कि हम तो हथियार नीचे रख के बैठे थे, फोर्स आती है और हमारे सबसे बड़े नेता को एनकाउंटर में ढेर कर देती है। इसके बाद ही ये माना जा रहा था कि नक्सली एग्रेसिव होंगे, और ऐसा हुआ भी। देखिए क्या हुआ, पहले नक्सलियों ने भैरमगढ़ के आसपास हाईवे में आके ट्रकों में आग लगाई। इसके बाद नक्सलियों ने जो कोंटा में हमने एक धमाका देखा जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हुए। अब देखिए, नक्सलियों ने पिछले 5 दिनों में बीजापुर में 5 लोगों की हत्या की है, पेद्दा कोरमा में 3 लोग की हत्या की है, और कल ही जो है 2 लोग की और हत्या की है नक्सलियों ने। हालांकि पुलिस इस मामले की फ़िलहाल जांच कर रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि नक्सली वापस जो है वो एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि नक्सलियों को शायद अब इस बात की भान हो चुका है उन्हें
कि सरकार शांति वार्ता जैसी किसी स्थिति में तो या उस जैसे समझौते में तो नहीं आ रही है। सरकार ने बहुत साफ कर दिया है अपने स्टैंड को। सरकार चाहती है कि शांति वार्ता नहीं होगी, आप हथियार डालें, आप समर्पण करें और जो भी समर्पण नीति है उसका आप लाभ लीजिए। यानी कि अगर आप सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं या पुलिस ब्यूरो मेंबर्स हैं तो आप अगर समर्पण करेंगे तो आपको हम जो आपका इनाम है 1 करोड़ रुपए का, वो राशि आपको हम दे देंगे। आप लेकिन समर्पण ही करिए, आपके पास दूसरा कोई और चारा नहीं है। यही वजह है कि नक्सली भी अब इस स्टैंड पे शायद आ गए हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कोई चारा नहीं है तो लड़ेंगे। तो ऐसे में ये चुनौतियां बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी नक्सली ऐसी किसी हालात में फंसते हैं तो नक्सली अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी कि आईडीज़ को जो है इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। और हमने देखा भी कि आकाश राव की मौत भी जो है एडिशनल एसपी आईडी धमाके में हुई। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगातार आईडीज़ जो है वो फोर्स डिटेक्ट कर रही है। हालांकि फोर्स बहुत सतर्क है, खासतौर पे आकाश राव जी की शहादत के बाद फोर्स जो है सारे प्रिकॉशंस ले रही है, लेकिन फिर भी ये नक्सलियों का ऐसा हथियार है जिसका अब तक कोई ऐसा फुल प्रूफ तोड़ जो है वो फोर्स को नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि अभी भी आईडी जो उनका सबसे खतरनाक हथियार है उसका वो लोग सहारा ले रहे हैं। और आप ये भी बताएं कि ये लड़ाई आसान होने वाली नहीं है, बारिश का समय है और दोनों ही, चाहे माओवादी हो या फिर जवान हो, दोनों के लिए ये लड़ाई बहुत खतरनाक भी हो सकती है और बहुत देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि आपने एक और जिक्र किया कि उन्होंने बसवराजू के इनकाउंटर के बाद जब सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली गए थे, उनके साथ जो है छत्तीसगढ़ के सारे आला अधिकारी गए थे पुलिस के, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उन जवानों से मिलने को बेताब हूँ। कल वो आ रहे हैं इरगभट्टी जो कि नारायणपुर में से लगभग 25 किलोमीटर दूर अंदर एक गांव है जहां पे बीएसएफ ने कैंप स्थापित किया है। इससे पहले देखिए अमित शाह कहाँ गए थे, वो गए थे सुकमा के गुंडम जो कि पोअर्ती के बगल का गांव है। पोअर्ती यानी कि हिड़मा का गांव, उसके बगल के गांव में पहुंचे थे अमित शाह। यानी कि अमित शाह ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां अब तक पहुंचना संभव नहीं था फोर्स के कैंप खुलने के बाद। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश का कोई गृह मंत्री जो है वो इन इलाकों तक पहुंच रहा है। तो यहाँ संदेश बहुत साफ है, सरकार ये बताना चाहती है, अमित शाह ये बताना चाहते हैं कि जो जवान ये बहादुरी से लड़ रहे हैं, सरकार उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यही वजह है कि अमित शाह लगातार अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं। वरना इससे पहले क्या होता था, अगर किसी जवान ने अच्छा काम किया तो जो मुख्य पुलिस का मुखिया होता था उसे बुला ले दिल्ली कि आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, तुमको एक मेडल दे देंगे और बात खत्म हो जाती थी। तो यहाँ सरकार की स्टैंड बहुत साफ है कि आप देखिए लगातार अमित शाह बैक टू बैक आ रहे हैं बस्तर, उनके लगातार बस्तर में दौरे चल रहे हैं। कारण अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो फोकस है वो बस्तर है। इससे समझ आता है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उन्होंने जो एक लक्ष्य तय किया है उस तक पहुंचने के लिए किस हद तक बेताब है। सौरभ, बिल्कुल संजय भैया, आपने बताया कि कैसे ये लड़ाई बहुत निर्णायक होगी, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो माओवादी हो चाहे जवानों हो, दोनों को ही समस्या होगी बारिश में। और आपने ये भी बताया कि सरकार का ध्यान क्या है और वो सीधे माओवादियों से यही चाह रहे हैं कि वो हथियार डालें और मुख्य धारा में वापस लौटें। ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और भी जो चीज़ आप जानना चाहते हैं माओवादियों के बारे में, नक्सलियों के बारे में, वो भी पूछिएगा। हम लगातार ऐसे ही वीडियो लाके आप तक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।